टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है पियोट-सावर्ट लॉ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है, वो मैं पढ़ देता हूँ पहले और उसको आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि उसी चीज़ को हमने यूज़ करना है आगे। और वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन is directly proportional to amount of current and effective length of conductor and inversely proportional to square of distance between the points and करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है। अब अगर इसमें से करंट पास करेगा तो ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ इस कंडक्टर के पास, लेट्स से मैं इसको पी कह देता हूँ और इस पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पी के ऊपर, ये हमें ये लॉ बताएगा। जैसा कि हमने सपोज किया कि हमने एक वायर ले ली है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। फ्रेंड, हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल कंसीडर कर लिया और ये जो पॉइंट पी है जहाँ पे आप मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस लेंथ एलिमेंट से आर डिस्टेंस के फासले के ऊपर है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी के ऊपर, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम उन फैक्टर्स को देखते हैं पहले, और वो फैक्टर्स ये हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, वो सबसे पहला फैक्टर है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के करंट जो कि कंडक्टर में से पास कर रहा है। अब जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी एट पॉइंट पी के ऊपर। दूसरा फैक्टर ये है कि लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी लेंथ एलिमेंट के ऊपर, डी एल के ऊपर। जितना बड़ा लेंथ एलिमेंट आप लेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी एट पॉइंट पी के ऊपर। तीसरा फैक्टर यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेना चाह रहे हैं वो जितना उस लेंथ एलिमेंट से दूर होगा उतनी ही उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। फ्रेंड्स, अब अगर चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती तो ये बड़ा अच्छा होता और हमें बड़ी आसानी होती। लेकिन जिस तरह हर एक अच्छी फिल्म में एक अच्छे विलन का होना बड़ा ज़रूरी है, तो इस फिल्म में भी एक विलन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए बाज़ दफ़ा आगे चलकर जब हम इसकी एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत तंग कर। और वो विलन है इसका चौथा फैक्टर, और वो चौथा फैक्टर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल between the perpendicular distance of length element and r। फ्रेंड, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस एंगल इज बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड आर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अब। तो फ्रेंड, ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और एट पॉइंट पी के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी इस करंट कैरी कंडक्टर की वजह से वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। और उसके लिए मैंने एक लेंथ एलिमेंट को कंसीडर किया डी एल, और पी पॉइंट जहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ उसका लेंथ एलिमेंट से फासला जो है वो आर के इक्वल। अब हम बात कर रहे हैं उस साइन थीटा की कि वो एंगल क्या चीज़ है। तो फ्रेंड, वो एंगल जो होगा वो बनेगा कि अगर हम इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये इस परपेंडिकुलर और इस आर के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा कहलाएगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड आर। तो फ्रेंड्स, अब हम जो फैक्टर्स हम पहले देख चुके हैं जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिपेंड कर रही है, उन फैक्टर्स को अब हम कंबाइन करते हैं
और अगर हम उन फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमने जितने भी फैक्टर्स थे उन सब फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हमें इक्वल साइन चाहिए और इक्वल साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट चाहिए। सो इस केस पे जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। हमारे पास ये आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और एज वी नो डैट यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है कि वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम ये वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जो है वो आर वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आर डी एल साइन थीटा। तो फ्रेंड ये है बियोट-सेवर्ट लॉ। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज जिसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ और वो है म्यू नॉट। और म्यू नॉट को हम कहते हैं कि वेयर म्यू नॉट इज कांस्टेंट नोन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में हम एक कांस्टेंट पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट और इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।